बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। सुबह का आगाज़ खूबसूरत मौसम से, खूबसूरत मौसम इसलिए कह रही हूँ, शदीद वाली ठंड भी नहीं है, बट मौसम बहुत खुशगवार है। हल्की फुल्की सर्दी की शिद्दत भी महसूस हो रही है। अगर आप बाहर टेरेस पे बैठकर नाश्ते के साथ चाय पियेंगे तो बहुत ही अच्छा एहसास होगा। अपने दफ्तर में है, दफ्तर में बैठ के चाय इंजॉय कीजिए। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। ये बारिश होनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा हम वायरल इन्फेक्शन भी सुन रहे थे, बच्चों में, बड़ों में, सभी में। और साथ ही साथ बारिश के कुछ इश्यूज़ हमें अपने शहर में, जब क्योंकि बीइंग अ ड्राइवर जब आप गाड़ी चला के आते हैं तो आप देख रहे होते हैं मुसलसल बारिश से हादसात भी होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमारा अपना रोल होता है, स्पीड लिमिट को कंट्रोल रखें। रोड मुसलसल वाली बारिश से स्लिपरी होते हैं, तो इसमें ये जो हल्की हल्की बारिश है और ये 1-2 घंटे अगर मुसलसल होती रहे तो इससे होता ही है कि रोड आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं। आप ब्रेक हल्की सी भी प्रेस करें तो एकदम से लगती है, तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी है। बाइकर्स को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बाइकर लेन में ही रहना है क्योंकि वो आपके लिए बनाई गई है। रिक्शोस में जाने से गुरेज करें, गाड़ी वाले उसमें जाने से गुरेज करें, सिर्फ बाइक वालों को जाने दें। खैर, दोबारा कल पेंट शुरू हुआ था, आज पेंट का क्या हाल होगा ये तो खैर अलहदा ही किस्सा है। हम खबरों से आगाज करेंगे और इसके बाद ये 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। और अभी एक और अच्छी खबर आप तक करनी है, बल्कि तमाम मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जी। माह रमज़ान जो है, पहला रोज़ा हम 2 मार्च यानी इतवार के रोज़ रखेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है जी, रुयत हिलाल कमेटी को ये बता दिया गया है कि जी क्योंकि बारिश के इम्कानात हैं तो चांद नज़र आने के चांसेस कुछ कम होंगे। कुछ मौसम और माह रमज़ान दोनों के हवाले से हमारे रिपोर्टर से पहले डिस्कस कर लेते हैं, खबरों की तरफ चलेंगे। आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौसम कैसा लगा फिर आज का? आज का अच्छा मौसम था। हाँ। आज का मौसम तो मैं समझता हूँ बहार इसी तरह की होनी चाहिए। हाँ। और इसका आगाज हुआ और उससे ज़रा एक तमानियत ये भी पहुंची कि 2 मार्च को रमज़ान का स्टार्ट है। आज खबर थी तो इसलिए कि यार ज़रा मौसम और ठंडा भी रहेगा। यकीन माने, मैंने भी जब आज सुबह जाते हुए ये देखा तो मैं रास्ते में यही सोचती आ रही थी कि रमज़ान का आगाज़ बड़ा अच्छा जाएगा। और वो जो शदीद गर्मी वाले रोज़े हैं वो गुजरते चले जा रहे हैं। मुझे याद है हमने अपने बचपन में, बहुत छोटे थे तब, हमने सर्दियों वाले रोज़े देखे हुए हैं, तो अब आराम आराम से वो टाइम करीब आता जा रहा है। हमारे बच्चे देखेंगे वो वाले रोज़े। साल भी जब था तो मेरा ख्याल है 20-22 रोज़े हमारे ठंडे गुजरे। इसका मतलब है इस दफ़ा ये पूरे रोजे जो हैं, ईद अगर आएगी तो इंशाल्लाह अप्रैल को आएगी। हाँ। और ये मेरा ख्याल है कि मार्च का महीना जो है बहार का महीना है और इसमें रात को आपको खुनकी फील होएगी, सहरी के वक्त खुनकी फील होएगी और मगरिब के बाद भी आओ। लेकिन ज़रा सी तलखी रहेगी, वो जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, बगैर एसी के सफ़र करेंगे या मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं उनको, बट स्टिल वो जो शदीद गर्मी वाले रोज़े थे वो नहीं होंगे। बड़ा खुशगवार इंशाल्लाह मौसम होगा। तो 2 तारीख को तमाम मुसलमान जो हैं वो पहला रोज़ा रखेंगे इतवार के रोज़। हमारे यहाँ तो वैसे ही बड़ा एहतमाम किया जाता है। अभी से लोग माह रमज़ान की तैयारियों में लगे हैं, अपने फ्रिज में अलहदा से चीज़ें रख रहे हैं, ग्रॉसरी अलहदा से कर रहे हैं। तो ये तो रौनकें होती हैं इस माह मुबारक की। वकास अहमद, आपने सही कहा कि लोगों ने फ्रिज भरना शुरू कर दी है। सिर्फ फ्रिज ही नहीं भरे जा रहे, स्टोर भी भरे जा रहे हैं। हाँ, वो तो एक अलग से टॉपिक है वकास। हाँ जी, फ्रूट तो गया। हाँ, सही बात कह रही ठीक है। आपने बात की, मौसम बड़ा अच्छा है, रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरेगा, अच्छा गुजर सकता है अगर ये हमारा मिलावट माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ वाले, ये जो हाजी साहबान है, ये कुछ रहम फरमाएं रोज़ेदारों पे। ठीक है, वो तो वकास होना नहीं। हमने तो अच्छी बातें शुरू की थी, आप कहाँ ले गए? ये नहीं होना, कभी ना हुआ है। अच्छा, फिर तो वैसे एक अच्छा ऑप्शन भी है। अभी रात को मेरे ब्रदर इन लॉ से डिस्कशन हो रही थी, दुबई से आए हैं वो, तो वो बताते हैं पूरे रमजान में मतलब हर चीज पे ऑफ होता है दुबई में और डबल ऑफर्स लग जाती हैं कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस पाकिस्तान को दुबई से कंपैरिजन करना तो बिल्कुल नहीं, मैं कंपैरिजन कर रही हूं, लेकिन छोड़ दें। एक आपने अपने मुल्क के हर ये अब मुझे बताएं, जो फल वाला है, कल मैंने फल लिया ना, तो मैंने कहा कि यार ये फल, कहता जी हम खुद तंग हैं, फल जितना महंगा कर दिया गया ना उसके बाद खरीदार नहीं। कहता ये मैं 2 घंटे पहले बेच के निकल जाता हाँ जी अगर ये फल सस्ता होता। आप सही कह रहे हैं जी। फिर रात मैंने सब्जी वाले को फ़ोन किया, कुछ चीज़ें उसको कहनी थी, उसको कहीं, उसने भी कहा, उसने कहा यार भाईजान फल जो है ना वो गया हाथों, क्योंकि अब स्टोर वाले, अब ये काम तो गवर्नमेंट, देखें गवर्नमेंट छापे मार सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है, इंसान का अंदर भी तो है।
उसने सही कहा, हाजी का लफ्ज़ बोला, की बात। आप नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए जाएंगे पूरा रमजान, और बाहर आप सब्जी और फल महंगा लोगों को देंगे। फिक्रिया तो ये ज़मीर ही मर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब मुतहरिक है, मैं पहली खबर यही शामिल कर लेती क्योंकि हम माह रमजान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को जगाना, झिंझोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, दुनिया का माल है, दुनिया पे रह जाना है, किसने कब चले जाना है कुछ पता नहीं। शुक्र अदा करें अल्लाह ताला ने हमें रोजे रखने का मौका दिया है, इबादत का मौका दिया, अपनी इबादत को रायगा ना जाने दें। ताजर भी यही कहते हैं, शुक्र करो रोजे आ गए जे, माल आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं रमजान में अशिया की कीमतों पर कंट्रोल रखा जाए, अशिया की कीमतों के साथ तलब और रसद पर भी कड़ी नजर रखी जाए। इसका तो मसला नहीं होता तलब, उन्होंने इनाफ पहले से ही सामान अपने स्टोर्स भर लिए होते हैं कि रोजों में लोगों ने खरीदना ही खरीदना है। आटा, चीनी, चावल, घी, इसका इस्तेमाल तो ज्यादा होता है रोजों में। हर किसी गरीब भी कोशिश करता है कम से कम अफ्तार के टाइम अपने बच्चों के लिए अफ्तारी का सामान जो है वो अच्छा सा ले आए। वकास अहमद, वैसे पूरा साल तो चीफ सेक्रेटरी साहब की कोई सुनता नहीं है, अल्लाह करे कि रमज़ान में उनकी सुन ले। तो अगर वो रमज़ान का एक महीना वाकई जो उनका अपने सरकारी जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं रेट, उसके मुताबिक अगर वो अशिया दस्तयाब करवा देते हैं तो उनकी तो ये बड़ा एहसान होगा रोज़ेदारों पर। खास अच्छा, मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस इनके ये जो सस्ते बाजार, सहूलत बाजार, रमजान बाजार तो नहीं लग रहे, तो यहाँ तक ही रहेगा। अब यहाँ पे लोगों को फिर भी कतारों में लग के कोई चीज़, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर वाली तो आमिर भाई मिसाल अभी मैंने सैटरडे को फ्राइडे को भी डिस्कस की, सुबह अफ्तारी सहरी के बाद लोग आकर लाइनों में लग जाते हैं। और ना मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान जो बना होगा ना पिछले 10-12 साल 15 साल से, आप सारे अखबार निकलवा लें, नाम चेंज होता होगा। और कल अच्छे लग रहे थे मरियम के साथ बैठे हुए हॉर्स एंड कैटल शो में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम अच्छी लग रही? नहीं, मैं तो चीफ सेक्रेटरी का कह रहा हूँ, आप चले जाएं, आपका ध्यान जिस तरफ जाता है चला जाए। आपका तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये वो बयान है जो कि एक रवायती बयान है, इसमें को ना इस पर अमल दरामद होना है। आमिर भाई क्यों नहीं होना? चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं निकल सकते? क्यों वो सिर्फ सीएम साहिबा के साथ ही निकलते हैं? ये निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे मुझे चले बताएं, जहाँ जाएंगे वहाँ सस्ती। आपने मुझे 3 दिन पहले 4 दिन पहले कहा कि आप जाकर जब अगर बताएंगे आपके साथ कैमरा होए और आपका रिपोर्टर होए तो आपको वो कहेगा भाईजान ले जाओ, आप 100 रुपए में ले जाओ। ऐसे ही है। और मैंने पुलिस की वर्दी पहनी होगी तो फ्री ले लूंगा मैं चीज वहां से। अब मुझे बताएं जब ये हालात होंगे तो चीफ सेक्रेटरी इसमें क्या करेगा या क्या? ये तो बहुत बड़ा एक माफिया है और इस माफिया के पीछे वो लोग भी हैं। यानी इस माफिया के आगे आप माजरत ये कह रहे हैं? हाँ, घुटने टेक के बैठे हैं हम 76 साल से। चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं आपको पता है? चीफ सेक्रेटरी साहब जो भी होते हैं मुझे नहीं पता कौन होते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं? ये वो होते हैं जो हर साल एक बयान जारी करते हैं। नहीं, फिर आप इसीलिए कह रहे हैं, आपको नहीं पता? मुझे बताएं चीफ सेक्रेटरी कहाँ पे मुतहरक था कि लाहौर के अंदर कोई चीज सस्ती बेचने में पूरा साल? कोई भी नहीं। कहीं पे थे? कहीं नजर आया आपको? अगर नजर नहीं आए तो अब भी नजर नहीं आए। आप चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, हमें तो डीसी एसी कहीं नजर ही नहीं आए। नहीं, डीसी की वीडियोस बड़ी मजेदार आती हैं। अभी भी मैंने एक देखी है सुबह, ओ एसी के साथ वो अभी भी मैंने सुबह एक नालों पे घूम रहे होते हैं ना, बड़ा मजे की फुटेज बनवाते हैं, वो अच्छी है उनकी फुटेज, बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो महंगाई का कंट्रोल करने वाला मामला है ना, ये डीसी साहब का सब्जेक्ट नहीं है सर, डीसी साहब का सब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ गवर्नमेंट का है मामला, गवर्नमेंट का कोई इस पे एक्शन नहीं है। और दूसरा मामला जो है हमारा अपने का है, मतलब मैं ये इसको हम अपने आप को बाहर। मुझे आमिर भाई सिर्फ ये बात बता दें, आपने डीसी साहब का जिक्र किया, वो गंदे नालों के पास सफाई के इंतजामात का जायजा अभी भी एक सुबह मैंने उनकी वीडियो देखी। महंगाई कंट्रोल करना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है या नहीं है? माह मुबारक आ रहा है, हमने आज आपको खुशखबरी दी है प्रोग्राम के आगाज में, लेकिन इस खुशखबरी के साथ ही परेशानी ये है कि अगर आपको सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी, आप कैसे? बुनियादी चीज है खजूर, बुनियादी चीज है खजूर, जो आपने जिससे रोजा अफ्तार करना है वो आम बंदा नहीं खरीद सकता, तो फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या करेगी? ये डीसी साहब क्यों सो रहे हैं? पहली बात तो ये है, अगर मैं बात करूंगा फिर वो काश भाई भी उस दिन वो हसन अली मेरे साथ लड़ पड़ा था। मसला यही है कि भाई अगर इस तरह के ये हैं तो फिर हमें भी हाथ खींचना चाहिए थोड़ा सा। हम कहीं नहीं यार, हमें अगर हमें चाट बनानी थी फ्रूट्स ला के मैं ना बनाऊं, देखो ना थोड़ा सा सेक्रीफाई हमें, ताकि इस माफिया को पता कैसे चलेगा कि ये माफिया कमाई नहीं कर रहा इस वक्त। हमें भी जरा सा अभी मुझे बताओ, जो सेब 200 रुपए था परसों रात, यानी एक दिन के बाद वो 400 रुपए पे चला। केले पिछले रमजान मिले नहीं, अमरूद पिछले रमजान मिले नहीं, वो इसी तरह से ले देंगे। अगर हम जरा सा अपना हाथ खींचे,
बस ठीक है ना, इसको ना मैं ये बात मत करें। अच्छा ना मैं ब्रेक आप ना करें। आप मतलब ये कहना शुरू कर देते हैं चिकन लेंगे चिकन ना करेंगे। आपका पिछले हफ्ते भी आपने यही बात कहना शुरू कर दी थी ना। रमजान रमजान अगर फ्रांस वाले कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते? रख के भूखे बैठे रहे क्योंकि रमजान आपसे किसने कहा भूखे आप ना खाएं फ्रूट चाट, कुछ और खा लो भाई। और रमजान आप दही भल्ले खा लो यार, आप बना लो घर में। देखना वैसे भी दस्तरखान वाले नहीं देखना, आपका तकवा देखना, आपका वो ईमान देखना है, आपकी इम्तिहान देखना है। जो इतने पैसे ले रहे हैं, ब्रेक पे जाना है। कल रिजवान के नाम से खबर चल रही थी, उसने कहा साडे मैच की फिक्र छड्डो, हाँ जी, अपने ईमान की फिक्र करो, किसी दुआ कबूल नहीं होगी। ठीक है, सही बात है। वो तो खैर मीम, बट ये लम्हा फिक्रिया है, यही कहा ईमान की फिक्र करो। बट ये लम्हा फिक्रिया है। आपके चीफ सेक्रेटरी साहब पूरा साल कहीं पर भी हमने नहीं देखा महंगाई कंट्रोल करने के लिए बाहर निकले हो। आपके डीसी साहब नजर तो आते हैं बट वो काम कर रहे हैं जो उनका काम नहीं है। उनके एसी साहिबान क्या कर रहे हैं? रोजाना की बुनियाद पर वो रिपोर्ट लेके क्यों शाया नहीं कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर यस कहां गए और किस तरह से उन्होंने कार्रवाइयां की? कोई ऐसी हमें खबर नहीं नजर आ रही है। वो सस्ती रेडियां तो नजर आ रही हैं जो सीएम साहिबा ने लगाई, लेकिन वहां पर उतनी ही महंगी चीजें मिल रही हैं। किसने जाकर देखना है? तो थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, माह रमजान में डीसी साहब जरूर बाहर निकले, इन चीजों पे चेक एंड बैलेंस रखें अगर चाहते हैं कि अवाम सुख से रोजे रख सके। फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी एक अपडेट आई है, वकास अहमद की खबर है जी, आपके साथ शेयर कर देते हैं। मॉडल टाउन से पुलिस एहलकार के हाथों डॉक्टर के अगवा का मामला। डॉक्टर मुख्तार हुसैन को अगवा करके पैसे निकलवाने वाले एहलकारों की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 मुलजिमान डॉक्टर को एटीएम पर ले गए। एक एहलकार मुंह पर नकाब चढ़ाकर डॉक्टर को एटीएम मशीन तक ले गया। वकास मामला बता देंगे तमाम क्या है? अच्छा, ये ना बड़ा फिल्मी स्टाइल था, वही कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है। उन्होंने घर से डॉक्टर को उठाया, उसको ले गए गजुमत्ता, वहाँ पे उसको 2 घंटे टॉर्चर किया मेंटली। उसके बाद कहा कि पैसों का इंतजाम करें। फिर उन्होंने डॉक्टर के मोबाइल से घर कॉल करवाई कि जी ये हम एक दोस्त आ रहा है जो कि पुलिस एहलकार था, इसको आप एटीएम और बैंक कार्ड दे दें। वो गजुमत्ता से वापस आया, फिर जनरल हॉस्पिटल के पास ये बैंक के सामने रुके, वहाँ से इन्होंने 1 लाख कैश निकलवाया क्योंकि बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा था। फिर वहाँ पे इशू बन गया कि जी आपके पास और पैसे भी हैं। अच्छा, तो अब डॉक्टर कहता है कि मेरा बेसिकली 1 डे जो लिमिट है वो 1 लाख है, एटीएम से निकलवा सकता हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं निकलवा नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि जी और पैसों का अरेंज करें। फिर रात 2 बजे 4 लाख का और अरेंज किया घर से। नहीं, डॉक्टर उतनी देर तक उनके साथ रहा, 4.5-5 घंटे वहाँ पे रहा। ये बड़ा मतलब ये ऑर्गेनाइज इनका स्टाइल ये था कि इन्होंने कुछ सिविलियन जो थे जिनमें वो एक लड़का मार्केट में मालशिया था वो साथ में लाया हुआ था। इस तरह से जो मार्केट में हमें लगता है कि वारा से लोग फिर रहे हैं, 2-3 लोग ये थे, 2-3 पुलिस एहलकार थे, एक मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन का, एक कोट लखपत का, एक इस तरह से गुलबर्ग का था शायद। तो ये ट्रैप करते थे लोगों को, जैसे हम सुनते हैं ना हनी ट्रैप, तो इन्होंने मेल के ज़रिए हनी ट्रैप करने की कोशिश की। और जब वो वैसे ट्रैप नहीं हो सका डॉक्टर, तो इन्होंने कहा कि जी डॉक्टर घर से उठाते हैं। हाँ, डॉक्टर को घर से उठाया और पैसे ले ले। बस डॉक्टर खुशकिस्मत था कि उन्होंने खुद पहले दरख्वास्त नहीं दिलवा ली। अगर डॉक्टर के खिलाफ बच्चे के साथ किसी किस्म की बदफेली की कोई दरख्वास्त पहले दिलवा लेते तो शायद ये अब स्टोरी ये ना होती। लेकिन इसमें एक पहलू पॉजिटिव भी है कि जैसे ही पुलिस को पता चला कि 15 पे कॉल हुई कि ऐसे अगवा किया गया और पुलिस यूनिफॉर्म में थे, 10 दिन इन्हें लगे हैं। इन्होंने डिले किया एफआईआर को। अगर एफआईआर करवा ली तो पकड़े जाएंगे, भाग जाएंगे। सारे एविडेंस इकट्ठे किए गए, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की गई, इवन जियो फैंसी के लिए भी कहा गया। जब सारे पता चल गया कि एविडेंस इनाफ है, अब इन पुलिस एहलकारों को पकड़ सकते हैं, फिर इनको पकड़ के फिर एफआईआर दी गई और 3 पकड़े गए हैं पुलिस एहलकार जो थे, और 2 जो हैं बाकी सिविलियन 3 लोग हैं वो अभी रहते हैं। अंदाजा करेंगे पुलिस एहलकार ये सब कर रहे थे, तो पकड़ने वाले भी पुलिस एहलकार हैं। जो बाकी पुलिस एहलकार रह गए, और खुदारा ये मशवरा मानो इसका कि आप पहले एक एफआईआर कटवा लो, तब बंदा अगवा करो, उठाओ, उसे अपने टॉर्चर सेल में लेकर जाओ। तो ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई हमारे सीसीपीओ प्यारे और आईजी प्यारे, ये जो हैं खबरें तो बहुत आती हैं कि रोज़ाना इतने फ़कीर पकड़ लिए, इतने, ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर बंदे पकड़े। आपके डिपार्टमेंट के अंदर से ही सारी डकैतियाँ, चोरियाँ, राजनियाँ, वारदातें हो रही हैं, और यही वो लोग हैं जिनको सारी कानूनी मूशगाफियों का पता होता है। लेकिन ये 3 पता नहीं बेचारे इनको क्यों नहीं पता था। ये तो पहले ही एफआईआर कट्टी होंदी, सही कहता बच्चे दे नाल बदफेली थी, उस उत्ते डॉक्टर साहब नूं
क्या ਉਹਦੀ पूरी फैमिली ਨੂੰ ਉਹਦੇ पूरे खानदान ਨੂੰ सही कह रहे और उसकी आने वाली नस्लों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सबक सिखा सकते सी अभी और ट्रेंड करें सर इनको मैं तो इंतहाई अफसोसनाक ये चीज़ है और जिस तरह से मतलब पूरी स्टोरी बनाई गई आपके अपने पुलिस और इनको हम कानून का मुहाफ़िज़ कहते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, ये आवाम के मुहाफ़िज़ हैं, मतलब का पता नहीं समझ से बाहर है। बाइकर लेन पे आ जाए, ठेके के बगैर एडवांस वर्क का इंकशाफ हुआ है। 10 किलोमीटर बाइकर लेन का बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया गया, ना ही कोई टेंडर, लोकल कॉन्ट्रैक्टर से बाइकर लेन पर काम करवाया गया। पेंट तो कल दोबारा हो रहा था और बहुत तेजी से हो रहा था। जहां पे सीएम साहिबा ने वो इफ्तिताह का वो लगाया हुआ वोट फिरोजपुर रोड पे कल मेरा गुजरना हुआ, वहां पर तो उस लाइन पर कोई 5, 6, 7 लोग इतने से हिस्से में जल्दी पेंट कर रहे थे। आज तो वो तमाम पेंट फिर बह गया होगा। आमिर रजा खान साहब, सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने इस बाइकर लेन को बहुत डिफेंड किया, गलत किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो नहीं तो आज तो आमिर भाई आप मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैं तो भाई इसका कहता हूँ ये बहुत बड़ा घपला है और ये बहुत बड़ी, मैं तो खबर पढ़ के मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि यार मैंने क्यों इस बाइकर लेन को डिफेंड किया और मैंने क्यों कहा कि ये अच्छा इकदाम है। चले इससे मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो गाड़ियों में लगने से, ट्रक से बड़ी लड़ाई हुई थी पिछले हफ्ते। हाँ पिछले हफ्ते हुई। और वो जिस तरह कराची में आया रोज़ जो है डंपर्स की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक होते हैं और अब तक 700 कुछ हो चुके हैं 1 साल में, उस जैसे शायद मोटरसाइकिल वालों को नहीं आएगा। लेकिन ना इसको प्लान किया गया था अच्छे तरीके से, ना इसको पेंट तो चलो वो तो और चीज़ है क्योंकि ये वाला पेंट क्यों आमिर भाई इतने पैसे लगा के पहले पेंट हुआ दोबारा हुआ, इसमें तो घपला ही घपला था। ना कोई ठेका ना कोई एडवांस। ये अगर पेपरा रूल के तहत ठेका दिया जाता तो स्पेसिफिकेशंस होती ऑब्वियसली किस तरह का पेंट होएगा, उसमें कौन सा पाउडर मिक्स होएगा तो ये पेंट आपका सस्टेन करेगा और किस तरह से ये काम करेगा, वो एक और अलग कहानी थी। ये तो एडवांस में कहा गया तू कर ले बच्चे, बाद जतन पैसे से सारे क्लियर कराना। समझ नहीं आती जल्दी किस बात की थी भाई। ये है वो DGLDA का विजन, काम कराओ, बाद में जितना मर्जी बिल बनवाओ, बाद में ठेके चलाओ, अच्छा बाद में ठेके कराओ, अच्छा कमाओ। मुझे नहीं पता DGLDA की ये नोटिस में चीजें हैं या नहीं है, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर हो, माजरत के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, टीपा भी उनके अंडर हो, बाकी चीजें भी उनके अंडर हो, तो क्या उनके नहीं होगा कि इसका तो भाई टेंडर ही नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो बीबी विराजमान है हमारे ऊपर, ये इस फुला रानी को भी पता होना चाहिए कि यार ये मामला जो है ये इस तरह से टेंडर के बगैर कैसे, आप कोई भी ठेका है आप ना बगैर पेपरा रूल और टेंडर के बगैर आप ना दें, आपके काम नहीं होता ना। हमें जल्दी किस चीज़ की, आप 5 साल के लिए आई हैं बीबी, 5 साल के लिए आई हैं, तो आप क्यों नहीं उनको कहती कि भाई सब्र से काम लो, पहले मुझे करके वो दिखाओ कि टेंडर किस कंपनी ने लिया, उस कंपनी की आज तक तजर्बा क्या है, उसने कभी किसी जगह घर में भी पेंट किया हुआ है, या ये है कि जाओ ऐसे को पेंट करा लो, इन बाद जो सारे बिल असी क्लियर करा देंगे। ये वो मामला है जिस पर सारे काम खराब होते हैं, रुकते हैं। और आज भी मेरा वो अब अपना दुख भी बोल ही दूँ साथ साथ ही, हमारे वो मरकजार कॉलोनी की 80 फुट रोड है, वो 85% बन चुकी है, 15% सिर्फ इसलिए रुकी पड़ी है कि ठेकेदार को बिल क्लियर नहीं हुआ, और ठेकेदार को बिल कैसे क्लियर होते, उसको कहा गया था काम कर लो बाद में पैसे दे देंगे। ये तो आम सी बात देखो ना, ये तो जब भी आप ठेका करते हैं तो आप तय करते हैं कितने % काम पे इतना पैसे देंगे। बट अब ये जो बगैर एडवांस के वर्क शुरू किया गया, ठेके के बगैर काम हुआ, ये स्टोरी नैब में जाए। मैं तो ये कहता हूँ ये बाइकर लेने करते हैं। आप कभी बीजिंग गए? इसका हल होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे तो मेरी बात सुनिए, आप बच्चों वाली बातें करते हैं। आप बीजिंग ब्रिज का भी ना आपको कुछ पता है मॉडर्न वर्ल्ड का, ना आप कभी तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों में गए हैं। आप गरीब दुखों प्याज टमाटर की में पिसे हुए राया हैं। भाई बादशाह सलामत को ख्याल आया कि एक लेन होनी चाहिए जिसके ऊपर उनकी तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन अब इस लेन की पकड़ बहुत बुरी होने वाली है, लेन पे कुछ भी नहीं होना, ये पे कुछ भी नहीं होना। ये बादशाह सलामत की ख्वाहिश थी। 14-15-20 करोड़ पे क्या हो गया आप मलका लिया भाई, चले मलका ही कह लें, वो बादशाह ने मलका कह लें, मलका की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि ये मैं कल उठूंगी तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। और में जिन आप ये पैसों की बात कर रहे हैं ना, ये 14-15 करोड़ पे जो पेंट की शक्ल में गिरा है, जितनी तशहीर हुई है
मलका आलिया की, वो भी इन्हीं पैसों से हुई है ना, वो भी आप ऐड कर लें। मलका की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है, और जो पेट्रोल आया हुआ है, मलका की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी कि उनकी तशहीर होनी चाहिए, आर्टिकल्स लिखने चाहिए, हमने पहली बैकर्स लाइन बना ली। फेल, इसमें जो घपले हुए, ये बात आप वो करते हैं जिनको ये फिक्र होती है ना कि ये अवामी पैसा है और ये हमने इसकी एग्जीक्यूशन ऐसी करनी है कि नुकसान कम से कम हो। वो पहले सर्वे करवाते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, जिन्होंने गुजरना होता है। 100% मलका साहिबा ने जब आके ये कहा था मीटिंग में बीजिंग में ऐसे ही होता है, तो वहां पर उनको ये भी पता करना चाहिए था कि बीजिंग वाले एक रोड को डिजाइन करने के लिए पहले पब्लिक से फीडबैक लेते हैं। यहाँ पे मलका साहब ने आगे डिसाइड किया, सुबह उन्होंने कहा लग जाओ सारे मजदूर, ठीक है, और फिर ऐसे ही लगना था, और फिर बाकी सारे जी हुजूरी में सारे के सारे, और ये और मुझे अब ये सोचें, आप कह रहे थे ना, रमजान की भी पहले बात कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी डीसी साहब की भी, जिनको इस फैसले पर जरा सी भी निदामत नहीं है कि हमने अवाम के 15-20 करोड़ रुपया ऐसे उड़ा दिया है, कोई निदामत है किसी को? और शर्मिंदगी देखें, फिर ऑर्डर आ गया, फिर पेंट करवा दे। नहीं, अब एक दिन जाके सीएम साहिबा सिर्फ एक दिन फिरोजपुर रोड का विजिट करे और देखे कि बाइकर लेन इस्तेमाल वो ऐसे आएंगी कि उसको सारी ट्रैफिक खुली मिलेगी, छोड़ दो और लोगों को तंग करना। नहीं, बाइकर लेन और रास्ता है हमारा भाई, रहने दो ना ना जी, ना 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 सिर्फ ये ना फिरोजपुर रोड ते ना एने प्रोटोकॉल नु कौन झेलेगा भाई? आप वैसे ठीक कह रहे हैं, बट बाइकर लेन किस तरह इस्तेमाल हो रही है इसकी मुझे ये बताओ, कैमरों से करें। वो जो आपने सुबह वार्डन्स को कैमरे देके खड़ा किया है ना, कि आपने फुटेज बना के देनी है कि कितने लोग, मैं सुबह आते हुए देखती हूँ कि कितने लोग बाइकर लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको छोड़ दे, जरा सेफ सिटी के कैमरों से देखें कि बाइकर लेन का इस्तेमाल कितना हो रहा है और कितनी बाइक्स आपको रोड पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ये इसलिए रिक्शे भी जा रहे हैं, ये इसलिए भी है, ये फ्लॉप हो जाना था, यहाँ हो गया है, जो मैं समझता था बड़ा बेहतर है, मैं इसका डिफेंड करता रहा हूँ ना जी। अब मैं कह रहा हूँ ये आपने इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि इसमें कट कितने आएंगे, इसमें ब्रिजेस कितने आएंगे, बगैर प्लानिंग इसको प्लान कैसे किया जा सकता है, क्या जितने ब्रिजेस हैं उनके साथ एक नया बाइक ब्रिज बन सकता है, नहीं बन सकता। देखिए ये हो नहीं सकता था, पूरा एक हफ्ता लगा। आप जब ब्रिज पे हुए तो आपको कोई बाइकर लेन नहीं है, एक समझ गए आप एक हफ्ते में तमाम चीजें, मैं तो खुश इस बात और आप उससे निकलेंगे तो आगे मॉडल टाउन वाला जो जाएगा उसके अंदर जाने की बजाय आपने एक बाइकर लेन पे काम करने के बाद आमिर रजा खान साहब आज बात समझनी चाहिए ना, लेकिन ये मैं इस टाइप पे बात कर रहा हूँ कि डीजी ने कहा, डीजी का बयान था कि हमने तो इस पेंट के अभी तक पैसे ही नहीं दिए, तो आपने ठेका भी नहीं दिया हुआ भाई, कुछ भी नहीं किया हुआ, बट पेंट भी उड़ गया, बाइकर लेन भी बन गया। अगर ये इसी तरह से प्रोजेक्ट करने हैं तो छोड़ दें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बिजली कनेक्शन ओवर बिलिंग पर तहकीकात, लेस्को चीफ का बयान कलमबंद, सर्किट ब्रेकर्स की खरीदारी में बेज़ाब्तियों, ख़याबान यमीन हाउसिंग सोसाइटी को बिजली सप्लाई देने पर नैब, एलडीए समेत दीगर इदारों के अफसरान भी इंक्वायरी के लिए तलब किए गए हैं। वकास अहमद साहब, अच्छा वैसे ऐसे लगता है, ये मैं कल भी खबर पढ़ रहा था तो ऐसे लग रहा था कि पूरा अदारा करप्ट है, लगता नहीं। आप ये देखें कि हम अक्सर बात करते हैं ना बिजली चोरों की, कि कितने बड़े माफियाज हैं और कितना वो इन अफसरान को खिलाते हैं। वो सिर्फ लेस्को के तो नहीं है ना, बाकी लोगों को भी साथ खिलाते हैं ना। तो सिस्टम बिका हुआ है बेसिकली, हमारा सिस्टम जो है ना विद ड्यू रिस्पेक्ट लॉन्डी बन गई है चंद सरमायादारों की, जिसके पास पैसे हैं। ये तो इन्होंने एक नाम लिया है ना अभी, तो शहर में आप देखेंगे बड़े बड़े लोग कितने हैं जो जिनके पास सिस्टम खुद चल के जाता है। जनाब अल्लाह हमें बताएं हमने क्या करना है। गुजारा ऐसे ही है। अब ये रिपोर्ट मेरिट पे बन जानी है, उस पर अमल, उसमें उन्होंने सजेशन भी देनी है कि इनके खिलाफ क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर तो उन्होंने सिर्फ वो बस फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी ना, फिर तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी तो ये गुजारिश है इंटीरियर मिनिस्टर साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, कि ये जितना नुकसान ये इंक्वायरी वाले करते हैं ना, यार पिछले 5 साल से बिजली चोरी में मुलव्वस हैं ये सोसाइटी वाले या एक शख्स, वो पिछले 5 साल का जैसे गरीब से लेते हैं ना पैसे, इनसे निकाले सारे, विद जुर्माना भी निकलवाए। 4 साल के दौरान होने वाली ओवर बिलिंग और खसारे का रिकॉर्ड तलब किया गया है। आमिर भाई ये तो बड़ा, ये थैंक्स टू मोहसिन नकवी, ये आज से 76 साल पीछे भी चले जाएं और वहाँ से आगे आते चले जाएं। आपने कभी सुना हो कि लेस्को चीफ को नैब ने बुलाया? ना, कभी भी नहीं, पहली मर्तबा हुआ है, सवाल ही नहीं। और ये मामला उठा था ओवर बिलिंग से, जब निगरान वज़ीर आला थे और वो उन्होंने
ओवर बिलिंग पे खप डलवाई। हमने तो कभी एफआईए को इसमें इन्वॉल्व नहीं देखा था। जब एफआईए को इन्वॉल्व किया गया, वो वजीर दाखिला हो गया, तो उन्होंने एफआईए को मजीद किया कि पूरे मुल्क में आप ये बात करें, काम करें। तो अब ये देखो, ये कम अज़ कम इसी सिस्टम के अंदर रहकर आप आज ये खबर डिस्कस कर रहे हैं कि लेस्को चीफ जो है वो नैब के सामने पेश होकर बयान कलम बंद करा रहा है। आप ये खबर डिस्कस कर रहे हैं कि सर्किट ब्रेकर्स लेने खरीदने में करप्शन हुई है। आप ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि ख़ैबान अमीन नामी एक हाउसिंग सोसाइटी को इनलीगल बिजली दी गई है। तो ये इसलिए मैं थैंक्स टू जो है वो कहा मोहसिन नकवी का कि उन्होंने ये काम शुरू कराया जो इस नहज तक आ गया है। चले इसमें सिस्टम में जीता कौन है हारता कौन है वो एक अलग कहानी है। वो इसने बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सर जितने यूनिट वापस मिल गए हैं, लेकिन जो लोगों को यूनिट वापस मिले, पैसे वापस मिले, और तारीख में ये जो नाम सामने आ गए, ये बड़ी बात है ना। आप देखिए आगे कितने लोग बच गए नाम सामने आने से। इसमें होना ये चाहिए था कि एक हुकूमत की जानिब से भी इश्तिहार जारी हो कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज का बताया जाए कि लीगल कौन सी है, इनलीगल कौन सी है। बहुत बड़ा मसला है। आपके अहलकार में वो जो इसने बात की थी ना, वकास ने बिल्कुल सही बात की थी कि सिस्टम आपके पास चलकर आता है, माई बाप ए जमीना पहिया ने इतने सोसाइटी कट्टो 80 जानिए तो सिस्टम जाने, ऐसे ही है, यही होता है। इसमें इतने पैसे मेरे, और मैंने हमेशा कहा है आपके जितने टाउन प्लानर्स हैं, जरा आप देखें आपके चीफ इंजीनियर टाउन प्लानर्स की हैसियत किस वक्त क्या है, सही कह रहे हैं, वो कहाँ पे हैं। साबिक का भी देख लें तो आपको कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा। उनके फैमिली समेत वो पैसा लेकर बाहर जा चुके मुल्क से, ऐसे ही। और नया टाउन प्लानर आकर नया काम शुरू करवाएगा, नई सोसाइटीज बनाना शुरू करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ी करप्शन नैब ने अगर ये लिया है। और ये खबर जो दी गई है, मैं ये समझता हूँ शायद सिपरा की ये ज़बरदस्त खबर है, और इसका चलें अंजाम क्या होना, थोड़ा सा बता दें, इंसाफ के तहत होना चाहिए। अगर ये शाहिद साहब जो हैं लेस्को चीफ, ये शाहिद हैदर साहब, वो दोनों ही लेस्को चीफ ने मेरे वो मैं थ्रेट ही करता रहता हर वेले। दोनों अगर नहीं, दोनों नहीं, एक अगर जो है शाहिद हैदर साहब बेगुनाह है तो उनको बेगुनाह साबित होनी चाहिए, और अगर गुनाहगार हैं तो उनको सजा मिले, हमें खुशी है। लेकिन मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि चले नैब ने बुलाया तो सही, फाइनली किसी का पूछा। आम सारिफ को फायदा पहुंचने वाला है। आम सारिफ को तो देखिए, आम सारिफ को तो आपने खुद ही कहा कि हमें बिलों में पैसे वापस आए, तो आम सारिफ को इसी तरह से फायदा पहुंचेगा ना। ये तो कभी कभी बाहर ही नहीं आई थी चीजें। देखो, मैं कहती हूँ हमें तो अपने बचपन में इन चीजों का पता ही नहीं था कि इन चीजों को देखना भी है। ये घपले हो भी रहे हैं। इतने साल से जर्नलिज्म के अंदर है, हमें नहीं पता था वही ना कि ये कैसे सोसाइटीज को दूसरी सोसाइटी से बिजली चोरी करके ट्रांसफार्मर कैसे मिल जाते हैं, और ट्रांसफार्मर खुलेआम बिकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो ब्रेकर्स जिनकी बात हो रही है, ये ब्रेकर्स भी खुलेआम बिक रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आपका बिजली बनाने वाला एक अदारा है, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक अदारा है, बिजली ट्रांसमिशन करने वाला है, ये चीजें हैं, उसकी चीजें जो हैं वो खुलेआम मार्केट में कैसे फरोख्त हो रही है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलें जी, देखिए अब इस पे क्या होता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। समझ नहीं आता कि पता नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है। 3 अरब जहां से रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, एक पार्किंग साइट है जी, वहां से सिर्फ 1 अरब 69 करोड़ रुपए जमा हो सके हैं। यानी 3 अरब रेवेन्यू वाली ये जगह है, बाकी पैसे कहां गए? आमिर रजा खान साहब गए। ये 3 अरब से ज्यादा ही रेवेन्यू इकट्ठा हुआ होगा। आपको ये बात समझ है तो खबर को आप उस तरह से पढ़ते नहीं है। एक साइट है जहां से 3 अरब रुपए आना था, वहां से कितना आया? 1 अरब 79 करोड़। इसका मतलब है 1 अरब 20 करोड़ रुपया किसी और की जेब में गया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा डीसी की जेब में गया है, लेकिन हमने भी नहीं कहा, हमने तो पूछा गया पार्किंग कंपनी और ये पार्किंग लॉट्स किसकी जगह है? गवर्नमेंट की जगह है, सरकारी जगह है, ये सारा काम सरकार का है। तो ये किसकी जेब में गया है? मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए। 1 अरब 20 करोड़ रुपया इसमें से निकल गया है। पर्चियां कटी होंगी, जाली पर्चियां। रोजाना 7,500 गाड़ियां, 21,000 बाइक्स के टोकन। चंद माह पहले केस पकड़ा था कि पार्किंग लॉट के अंदर बंदे के पास था, वो पार्किंग कंपनी का मुलाजिम था, उसके पास अपनी पर्चियां थी छपी हुई, बिल्कुल ऐसे ही, जिसको वो देकर आप पार्किंग कंपनी को तो 1 रुपया नहीं जा। तो ये वो जिस बंदे ने उसको लगाया हुआ था, आखिरकार उसको भी तो हिस्सा पहुंच रहा होगा, और हिस्सा पहुंचते 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 मुझे क्या पता डीसी तक भी पहुंचता हो। तभी तो वो आंखें बंद किए बैठे हैं ना। डीसी क्यों आंखें बंद किए बैठा?
यही तो मैं बात कहता हूँ कि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी इस वक्त सिर्फ वीडियो, जो आपने बाइकर लेन वाले पे भी बात की ना, वीडियो की बर रह गई है कि वीडियो बनाओ और हाकरो बंदा इस तरह करके झूले दे नाल, दूसरा उसकी तस्वीर बना रहा होंगे कि ये देखो जी सफाई हो रही है, ये देखें जी ये काम हो रहा है, ये देखें जी ये काम। दिखाएं ना, काम करें, काम करेंगे तो खुद बोलेगा मुंह से। बट ये पैसे कहाँ गए? जेबों में गए, अब तो खाए भी गए ये। और अब दिखाया क्या, कहा जी मुनाफे में है ये 8 करोड़ रुपया, ये ले, ये मुनाफा है 8 करोड़ और 83 लाख रुपया, ये मुनाफा देखो जी, कंपनी मुनाफे च कैसा जुल्म है किया जा सकता है। वकास अहमद, बड़ी अच्छी बात है, या तो अभी हर बात पे आप नेगेटिव हो जाते हैं, प्रॉफिट में तो है ना। और दूसरी बात ये है कि आप भी गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तो आपकी भी नोकझोंक होती है कि सरकारी फीस तो पार्किंग की 30 रुपये है एक दफ़ा, हमेशा ही। और बेसिकली मेरा ख्याल है वो नवी चॉइस साहब भूल गए हैं, वो 8 नहीं था 80 करोड़ था शायद, वो सिफर आगे पीछे हो गया, क्योंकि हम डबल ट्रिपल जो है हम फीस देते हैं पार्किंग की। मकसद उनका एक ही होता है कि वो आवाम से पैसे निकलवाने हैं, वो उन्होंने निकलवा ली अल्हम्दुलिल्लाह। और लाजमी नहीं कि रिकॉर्ड में भी ऐसा ही आना चाहिए। आज की 2 खबरें आप देख लें, बाइकर लेन वाला और ये देख लें, मैं तो परेशान हो गई। तो मकसद वो अपना पूरा कर रहे हैं। फिर मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी कि गवर्नमेंट की जो इंटेंशन होती है ना वो बड़ी मैटर करती हैं। ये जो पार्किंग कंपनी बनी थी ना, इसकी एक ही इंटेंशन थी, आपने जो सियासी आपके कारकुनान हैं, जो सियासी आपके ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपने फैसिलिटेट करना है। का ये आप चेक कीजिएगा रिकॉर्ड कि पार्किंग के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं वो कौन लोग हैं। सारी गवर्नमेंट हुकूमतें ऐसे ही करती हैं कि जो उनकी पार्टी के लोग होते हैं उनको ठेके दे देते हैं, फिर वो जो जितना कोई सूबाई मेंबर या कोई मुकामी रहनमा जितना मजबूत होगा वो इतनी ही कीमत की और इतनी ही अपने नाम की एक्स्ट्रा पर्चियाँ बना लेता है। अब क्रीम ब्लॉक की आप देखें ना, इतना बड़ा इशू है कि हर फोकस वहाँ पे है। वो कहते हैं कि जो क्रीम ब्लॉक की पार्किंग है वो तो है लॉर्ड पार्किंग कंपनी के पास, पीछे जो गलियों में पार्किंग करती हैं वो जिनको ठेका मिला है, जिनको हुकूमत ने दिया हुआ है परमिट के आप लूटे हैं, वो वहां पे मैं हाँ वो कहते हैं से जितने मर्जी पैसे वसूल वो लोगों के घरों के बाहर पार्किंग करवाता है और उनके एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। ठीक है, आप किसी से कंप्लेन करें वो कहेंगे कि ये लाहौर पार्किंग वाले वो हैं, ये तो हम प्राइवेट कर रहे हैं। मेरे पास और पर्ची के ऊपर लिखा होता है, आमिर रजा खान साहब, पर्ची के ऊपर लिखा होता है नुकसान के हम जिम्मेदार नहीं है। ये पैसे जो इधर उधर हुए तो ये गवर्नमेंट नुकसान की जिम्मेदार नहीं, जो पर्ची पे नहीं लिखा होता गाड़ी के कुछ हुआ तो नुकसान की जिम्मेदार हम नहीं है। 1 अरब 20 करोड़ खा गए, यही लोग खा गए, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी, इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है। नाज़रीन, मुझे अब इनसे इजाजत चाहिए जी, हमने हेडलाइंस की तरफ जाना है। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत अहम आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बारहा हमसे ये क्वेश्चंस भी करते हैं और कहते हैं कि जी इस टॉपिक पे आप प्रोग्राम भी करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने, मतलब साल और 1.5 साल के दरमियान तक का बच्चा, मुसलसल अगर आपके बच्चे को मोशन आ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। इसकी वजह क्या है? बच्चे का पेट नहीं सेटल हो रहा, आप बच्चे का दूध बार बार चेंज कर रहे होते हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे को खाने के लिए कुछ दें ना दें, तो ये एक बहुत अहम मरहला होता है। ऐसे में अब क्या होता है कि कुछ लोग होम रेमेडीज तक महदूद होकर रह जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा हमने दवाइयाँ दे के भी देख लिया, ये मसला हल ही नहीं हो रहा। अब ऐसे में करना क्या है? इसकी वजूहात क्या होती हैं? मुसलसल लूज मोशन आने के नुकसानात क्या हैं? अगर पानी की शदीद कमी हो जाती है, क्योंकि आगे आप देखें मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला हो सकता है। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर याकूब काजी साहब, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों में मुसलसल लूज मोशन की वजूहात। बच्चे एक्चुअली अल्लाह ताला की एक नेमत है और उनको महफूज रखने के लिए सबसे पहली मैं समझता हूँ कि खुदा की नेमत का शुक्रिया अदा करने का तरीका जो है वो माँ का दूध है, जिससे हमारे बच्चे मुस्तकिल और मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता महरूम होते जा रहे हैं। माँ के दूध के अंदर खुदा ने बहुत सारी प्रोटेक्टिव सलाहियतें रखी हैं, यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत बच्चे की बेहतर करने के लिए उसके अंदर ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो बच्चे को बीमार नहीं होने देते। आप समझेंगे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। और पहले महीने या 10 दिन में या पहले 1-2 महीने में जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और स्टूल पास कर देते हैं, पखाना कर देते हैं, अक्सर माएँ उनको नातजुर्बाकारी की बिना पे या लाइल्मी की बिना पे डॉक्टर्स के पास ले जाती हैं
इलाज के लिए, और उनकी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं जो कि उनके नॉर्मल निज़ाम को दरम बरम कर देती हैं। अच्छा। जब बच्चा माँ का दूध पीता है, मोशन पास करता है, नॉर्मल फिनोमेना है और वेट गेन कर रहा है, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं, तो इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। When not to treat is very बहुत important। अहम बात आपने बताई है। उसके बाद अगर बच्चे को आपने दूसरा दूध शुरू कर दिया है, सप्लीमेंट मिल्क, तो उसके साथ बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होने के एहतमाल या ख़दशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 4-6 महीने कोई दूसरी ग़िज़ा शुरू ना की जाए। ठीक है। वैसे तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि माँ 2 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाए, इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरी ग़िज़ा साथ न शुरू ना करे। ये एक बॉडी की डिफेंस आर्मी है जो बच्चे से माँ को मुंतकिल होती है, ये विरासत है उसकी, उसका हक़ है जो उसको मिलना चाहिए। जब ये वाला मामला नहीं होता तो फिर बच्चा, हमारे यहाँ अक्सर माएँ ख़ुद भी खून की कमी का शिकार होती हैं, बोन मिनरल्स डेफिशिएंसी का शिकार होती हैं, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। हमारे बहुत सारे बच्चे विटामिन ए की कमी का शिकार होते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे जिंक का कमी का शिकार होते हैं। ये वो अज्जा हैं जो अगर कम हो तो अंतरियों में या जिस्म की दूसरी झिल्लियों में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो हमारा रिपेरेटिव प्रोसेस होता है, यानी जो अमल आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर का होता है झिल्लियों का या म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, वो कम हो जाता है या स्लो हो जाता है। ठीक। उसकी वजह से आप ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं। जरासीम तो हम सब के इर्द गिर्द हैं जी। वो मतलब हमारी किताबों में लिखा होता था वी लिव इन ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो हमारी हॉस्टिलिटी जो है उस माइक्रो लाइफ के अगेंस्ट है, यानी उसमें जरासीम, वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो हर वक्त हमारे अंदर भी और करीब भी मौजूद होते हैं। जो ही हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है वो हमें काबू कर लेते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं। तो इसी तरह डायरिया के हवाले से ऐसा है कि हमारे बच्चे मुस्तकिल तौर पे इन कमियों का शिकार रहते हैं। WHO ने कहा है कि पाकिस्तान में बच्चों को पहले 4-6 महीने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ज़रूर करें। ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं उनकी माँओं की भी सप्लीमेंटेशन बड़ी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ डिफिशेंट होगी तो क्वालिटी ऑफ मिल्क भी मतलब इफ़ेक्ट होगा। दूसरा एक अहम जुज़ ये है कि हमारे माँ बाप घरचे हुकूमत ने फ्री वैक्सीनेशन की सहूलत मुहैया की है जी। तो उसमें बहुत मतलब हमें दुख होता है जब ये कहते हैं कि अभी हमने कोई फांसी टीका नहीं लगवाया, ये वो सिलसिला, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक। फिर 4 से 6 महीने के दरमियान बच्चों को दूसरी ग़िज़ा का शुरू करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वो दूसरी ग़िज़ा शुरू करते हैं तो बच्चे का अंतरियों के अंदर जो लोकल डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। ठीक। जैसे आप घर की दीवार बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई कोई चोर डाकू कोई चीज़ ना आए, इसी तरह ये भी एक प्रोटेक्टिव कुदरत का एक निज़ाम है। जैसे जैसे इसको समझेंगे उसमें मतलब बच्चे की सेहत में भी बेहतरी आएगी और आपको भी एक जहनी सुकून रहेगा, बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। जब आप दूसरी ग़िज़ा शुरू करते हैं तो लोकल इम्यूनिटी इंद्रियों की वो भी बेहतर हो जाती है। जो बच्चे बर वक्त और मुस्तकिल सेमी सॉलिड यानी दूसरी ग़िज़ा के ऊपर मुंतकिल होते हैं, ठोस ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं, ऑफकोर्स 4-6 महीने पे हल्की ग़िज़ा, चावल की बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं आप, उसको दही दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, लेकिन गंदम और अंडा जनरली 6 महीने से पहले शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये ग़िज़ा उसके बाद शुरू करनी। ये बच्चे बहुत कम डॉक्टरों के पास आते हैं। अब लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जैसे आपने जिक्र किया कि जिनको बहुत अक्सर मोशन लगे रहते हैं, उनके पखाने में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, बड़ा चिकना होता है पखाना, साफ़ करने में दिक्कत होती है और बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा, सेहत में बदसूर नीचे जा रहा है, तो बच्चे का वेट गेन और उसकी हाइट, जिसको नश्व व नमा की मॉनिटरिंग कहते हैं या वक्तन फ़वक्तन उसको चेक करना ज़रूरी होता है। अगर उसमें बच्चा पीछे जा रहा है तो ये एक हाई अलर्ट है माँ बाप के लिए या ख़तरे की इलामत है जिसमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, उसका मशवरा करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिस तरह मतलब आपका तौलिया अगर पानी नहीं चूस रहा तो इसका मतलब उसकी बुर ख़त्म हो गई है, सही, तो वो चादर बन गया है। अंतरियों में अगर ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही तो अंतरियों की बुर के अंदर या बच्चे के इम्यून सिस्टम के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको किसी माहिर डॉक्टर के देखने की ज़रूरत है जी। और अगर बार बार उसको मोशन लग रहे हैं तो कई दफ़ा कुछ ऐसी एलर्जीज़ होती हैं जैसे गंदम से एलर्जी का, हमारे देखते देखते पिछले 30-40 साल में हमने देखा कि गंदम से एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। सही। उसकी वजूहात का तो मैं बर वक्त इस वक्त कुछ मतलब आपको ऑफ एंड नहीं बता सकता क्योंकि लोकल रिसर्च हमारे यहाँ कोई ऐसी नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से भी है, जेनेटिक टेंडेंसी से भी है। कुछ फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध के अंदर एक शुगर होती है कुदरती जिसको लैक्टोज कहते हैं, उसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत बच्चे के अंदर
आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे कम होती है या निस्बतन कम होती है। तो ये बच्चे भी बहुत अक्सर पेट की तकलीफ़ और उसका शिकार रहते हैं और इनकरेक्टली हम उनको एंटीबायोटिक्स के साथ या इनके साथ बार बार ट्रीट करके उनके जो अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं और वो बेहतर होने की बजाय मज़ीद तकलीफ़ में इजाफा का बायस बनते हैं। सही। तो इसलिए मतलब इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। फिर जो हमारे बच्चों के अंदर कॉमन डिफिशेंसीज़ हैं, बज़ाहिर एक बच्चा नॉर्मल ग़िज़ा ले रहा है जी, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में, लेकिन विटामिन ए की डिफिशेंसी बड़ी कॉमन है और उसकी वक्तन फ़वक्तन सप्लीमेंटेशन के लिए यहाँ स्टडीज़ करने के बाद WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस भी की हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जिंक की बड़ी कमी है ग़िज़ा में भी और एब्जॉर्प्शन की सलाहियत भी शायद कम है। जहाँ रोटी खाई जाती है, गंदम की कंजम्पशन होती है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन निस्बतन कम होती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों के अगर मतलब बार बार उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है मोशंस का और उसका, तो उनके अंदर मतलब ये जो कमियां हैं इनको दूर करने से और उनको बेजा दवाइयों से बचाने से बहुत ज़्यादा बच्चे बग़ैर इलाज के यानी एलोपैथिक मेडिसिन्स के बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसको रिलेट करते हैं कुछ लोग के दांतों वाला मरहला बच्चों का जब शुरू होता है तो तब बच्चा बार बार मोशन करता है, तो फिर इस पे भी रोशनी डाल दें क्योंकि मुसलसल पेरेंट्स ये चीज़ मॉनिटर करते हैं और रिलेट करते हैं कि जब बच्चे का नया दांत आ रहा हो तो उससे कुछ दिन पहले उसको मोशन आना शुरू हो जाते हैं। जनरली मेरा ज़ाती ख्याल ये है और जो मेडिकल साइंस कहती है ऐसा कुछ सिलसिला साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये हाँ, अलबत्ते को बच्चे को जब डेंटिशन हो रही होती है थोड़ी बहुत लोकल इरिटेशन होती है, उसको बेचैनी इस तरह रह सकता है, स्लाइटली फीवरिश कई दफ़ा थोड़ा बहुत बच्चे हो जाते हैं। उसके लिए पैरासीटामॉल वक्तन फ़वक्तन हफ़्ता 10 दिन कई दफ़ा जब इरप्शन हो रही होती है टीथ की। हमारे यहाँ टीथ की इरप्शन डिलेड यानी लेट आना, मुश्किल से आना, इसका ताल्लुक़ भी माँ बाप की मतलब माँ की और बच्चे की सेहत से मुतल्लिका है। अच्छा। अगर बच्चे में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन डी ये एक सिंबल है उन चीज़ों का जिनसे हमारी बोन्स या हड्डियाँ बनती हैं, वो अगर कम है तो बच्चा दांत निकालने में भी लेट हो सकता है और दांत निकालने में मुश्किल में भी फंसा रहता है, डिलेड होती है डेंटिशन। इस दौरान में उसको जो भी मतलब तकलीफ़ या बीमारी होती है, अगर कोई लोकल इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसके मतलब विच इज़ जो कि बड़ी कॉमन नहीं है, तो उसको मतलब ठीक करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे अक्सर ग़िज़ाई कमी की वजह से और हमारे मेजॉरिटी बच्चे 60-70% बच्चे तो अपने मुतवक्के वेट से बहुत पीछे होते हैं जी, अपनी मतलब ग्रोथ में बहुत पीछे होते हैं और उसमें गुर्बत से ज़्यादा मैं समझता हूँ लाइल्मी का ताल्लुक़ है और लाइल्मी का अमल दखल है। तो बच्चे को कैसे पालना है उसको मैं कई दफ़ा देखता हूँ, माँ कहती है मैं इसको नहला दूँ, मैंने कहा लास्ट कब नहलाया था, कहते 3 महीने हो गए हैं हमने सर्दियों में नहलाया ही नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कोई ऐसी बीमारी दरियाफ्त नहीं हुई जिसमें नहलाना मना हो, तो कम से कम बच्चे को साफ़ सुथरा रखना बड़ा ज़रूरी है और उससे बच्चे को मतलब रोज़ाना रात को उसको नहला के बिस्तर में डाल दें, बच्चा उससे फ्रेश महसूस करता है, बेहतर महसूस करता है। इसी तरह मतलब खाना खिलाने में मतलब वो उसको ये बड़ा कॉमन फिनोमेना, 1 साल तक सिर्फ दूध पिलाए जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध मुकम्मल ग़िज़ा 4 महीने तक है, ठीक है, या एट द मोस्ट 6 महीने तक है बच्चा ब्रेस्ट फेड है, उसके बाद मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है। दूध के अंदर बहुत सारे अज्जा कम हैं जो इंसानी जिस्म की नशो नमा के लिए और उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर करने के लिए ज़रूरी हैं, मगर दूध में नहीं होते, तो उनको आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। मसलन ये विटामिन ए और डी से भरपूर जैसे कुछ मतलब ब्रांड्स पे लिखा होता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया में हर जगह इनकी फोर्टिफिकेशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ फोर्टिफिकेशन जहाँ होती है ज़रा शायद निस्बतन कम है, उसके फोर्टिफाइड चीज़ें बच्चे कम इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से बहुत सारी ग़िज़ाई कमियाँ बच्चों के अंदर देखने में आती हैं। सही, जिसका मैं समझता हूँ माँ बाप को अगर इल्म हो इस प्रोग्राम की वसातत से तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। दांतों के साथ मुतल्लिका एक वहम ज़रूर चलता है और हम माँ बाप को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस जनरल है, दांत तो पूरी दुनिया में बच्चे निकालते हैं, सही, लेकिन दांतों के साथ डायरिया मुंसलिक सिर्फ इस रीजन में है या कुछ और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के जहाँ मतलब लाइल्मी ज़्यादा है।
वहाँ पे ये इसका नोशन या डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग ना हकीमों की दवाइयाँ बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, वो डिफरेंट पूरियाँ बनी होती हैं, ड्रॉप्स की सूरत में भी होता है, तो क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है? देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी डॉक्टर्स हकीमों के बड़े ख़िलाफ़ हैं, हिकमत से डॉक्टरी ने जन्म लिया। ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। जब इंसान के पास कपड़े नहीं थे वो बगैर उसके जंगलों में फिरता था, जब उसके खाने पीने के लिए वो पत्थरों से मतलब अपना शिकार करके मतलब अपना पेट पालता था। जब अब आज के दौर में, आज से मतलब 25-30 साल पहले जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो पित्ते की पत्थरी या गुर्दे की पत्थरी को तलाश करने के लिए इतना मुश्किल मरहला होता था कि उसके जो मतलब टेस्ट होते थे 2-3 दिन बाद रिपोर्ट्स आती थी, फिर वो सोचते थे अच्छा खोल के इसको देखते हैं पित्ते में पत्थरी है या नहीं। आज विन ए फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट अल्ट्रासाउंड के साथ आपके साथ सारी चीज़ें सहूलतें सामने। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हिकमत ने उस तरह प्रोग्रेस शायद नहीं की कि वो मतलब इस तरह साइंटिफिक बेस्ड या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रोड्यूस कर सके। हम जो पढ़ाते हैं हम चाहते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी आपको ये पता भी चलना चाहिए आप किस चीज़ का क्या इलाज कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं मतलब कोई उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन हम हिकमत की दवाइयों के मुज़र असरात क्योंकि अक्सर क्वालिफाइड नहीं होते, लाइल्म होते हैं और वो उन्होंने किसी डिग्री और उसके बगैर प्रैक्टिस शुरू कर दी होती है, तो कुछ ऐसी जहरीली या टॉक्सिक दवाइयाँ होती हैं जो प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं होती, तो उनकी वजह से गुर्दों और जिगर के आर्जे और देखने में बहुत आते हैं। तो वो मतलब हम उन मतलब लोगों को यही कहेंगे जहाँ आपको सहूलत है तो अब हुकूमती इदारे हॉस्पिटल जहाँ आपके करीब हैं बेहतर है कि मतलब आप जो बेहतर इलाज की सहूलतें हैं जिनके अंदर एक साइंटिफिक या जवाज़ मौजूद है या आपको टेस्ट कराने की सहूलत मौजूद है, तो आप उसके मुताबिक बच्चे को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया बच्चे पे तो बिल्कुल भी आप इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। डॉक्टर साहब होम रेमेडीज़ भी बड़े लोग कहवा बना के दे दिया, चावलों का पानी दे दिया, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? होम रेमेडीज़ बहुत अच्छा तरीक़ाकार है और मुस्तनद तरीक़ाकार है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि जैसे बच्चे को अगर मतलब पेट उसका ख़राब हुआ है तो जो छिलके वाली मूंग की दाल की खिचड़ी कन्वेंशनली लोग यूज़ करते थे और केला है और दही है, दही के अंदर वो प्रोबायोटिक्स हैं जो हम बहुत मतलब कीमती ख़रीदते हैं, बहुत पैसे लगा के ख़रीदते हैं। तो ये होम रेमेडीज़ जो हैं बड़ी हेल्पफुल होती हैं और ये पहला इमरजेंसी इलाज है जिसको चावलों का पानी या चावलों की पिच लोग मतलब याद करते हैं या कहते हैं। चावल अगर उसके अंदर घोट दिए जाएं तो ये मतलब वो पानी, चावलों का पानी जो है वो एक ग़िज़ा भी है और बच्चे के इलाज की भी मतलब वो फैसिलिटी मुहैया करता है। तो मैं समझता हूँ होम रेमेडीज़ इसी तरह कावा है या लोग उसमें थोड़ा लेमन डालते हैं और वो मतलब वो नमकियात के बेसिकली जब डायरिया होता है तो बच्चे को थ्रेट टू लाइफ जो है वो पानी और नमकियात की कमी की वजह से होते हैं। हमारे बच्चे पहले ही इतने लागर और कमज़ोर होते हैं कि थोड़ी सी इस तरह की ब्लो जो है या बीमारी का जो असर है उनके ऊपर कई दफ़ा जानलेवा साबित होता है, कई दफ़ा उनको क्रॉनिक एलमेंट यानी मुस्तकिल बीमारी की तरफ धकेल देता है, मज़ीद कमज़ोरी की तरफ ले जाता है। उसकी वजह से ये बच्चे जो हैं फिर मुस्तकिल ग़िज़ाई कमी और सेहत में पीछे रहने की वजह से बार बार बीमार होते रहते हैं। तो ये टाइम होता है जहाँ पे इंटरवेंशन से बच्चे की सेहत को बहाल करने का मौका मिलता है। उसको ये दूसरी ग़िज़ा शुरू करें, उसको बच्चे को अच्छी लगे, उसका टेस्ट डेवलप हो जाए तो बच्चा कम बीमार हुआ करेगा। सही। डॉक्टर साहब मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हर माँ को ये समझना चाहिए कि बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ माँ का दूध है। उसके बाद उस बच्चे की वैक्सीनेशन बर वक्त हिफाजती टीके ज़रूर लगने चाहिए। ठीक। उस बच्चे को, हर बच्चे को 4 महीने से ऑनवर्ड्स अपनी ठोस ग़िज़ा जैसे कि हमने बताया है वो ज़रूर शुरू करनी चाहिए। ठीक। और उसके बाद बच्चे को बीमारी की सूरत में इलाज मुआवजे अगर होम रेमेडी से बच्चा बेहतर नहीं हो रहा तो फौरी तौर पे मुतलका जो आपके वसाइल में या करीब डॉक्टर है प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए। ये बच्चे का हक भी है, माँ बाप का फ़र्ज़ भी है और आपके बच्चे की सेहत के लिए भी ज़रूरी है और आपके बच्चे की सेहत के लिए और आपके अपने ज़हनी सुकून और बच्चे की फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हमने छोटे बच्चों की बात की, अब कुछ नौजवानों की बात कर लेते हैं जो जिद्दत की दौड़ में, मॉडर्न होने की दौड़ में इतना आगे जाते चले जा रहे हैं कि उनको बस अब थामना पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक बहुत बड़ी लानत जिससे हमारे नौजवान, जिनका मुस्तकबिल तबाह होता जा रहा है, मनशियात हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपको पता नहीं होता कि ये आपको किस जानिब ले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी किस कदर तबाह होकर रह जाएगी। दोस्तों की गैदरिंग में बैठकर जस्ट एक सिगरेट, या आजकल उसको ऑल्टरनेट कर लिया गया जी वेव की जगह पर, तो आपको लगता है ये तो कुछ है ही नहीं। बट यहाँ से स्टार्ट होने वाला सिलसिला एक हेल्दी नौजवान को कहाँ पहुँचा देता है। उसकी ज़िंदगी तो तबाह होती है, घर भी तबाह हो जाते हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी मिसालें ऐसी देखी हैं। ऐसे लोग ना तो सोसाइटी पे कुछ भी कोई रोल तो अदा कर ही नहीं सकते, बल्कि उल्टा बोझ बनकर रह जाते हैं और अल्टीमेटली डेथ पे जाके ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपने आज के नौजवान को किस तरह से उसकी काउंसलिंग करनी है, किस तरह से पेरेंट्स ने नज़र रखनी है, किस तरह से तालीमी इदारों में क्या नौजवान का रोल होना चाहिए, उसकी क्या क्या चीज़ें जब चेंज हो रही हैं, कौन कौन सी आदत चेंज हो रही हैं जो कि पेरेंट्स के लिए अलार्मिंग है, आपको कैसे देखना है अपने घर बच्चे को कि वो रिएक्ट क्या कर रहा है, किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अहम पहलू है। और फिर ये जो ज़हनी आपकी सलाहियतें हैं ये किस तरह से बंद हो जाती हैं, इस पर भी बात करेंगे। इतरत ज़ारा साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है आज माँ बाप के लिए भी, सोसाइटी में भी। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को इस कदर परेशान देखा है कि उनकी तो ज़िंदगी बेचारों की तबाह होकर रह जाती है। ये सिलसिला शुरू कैसे होता है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप पूछ रही हैं कि ये बीमारी है और ये बीमारी उस तरह से बड़ी होती है जैसे आपका बच्चा आपके घर में ग्रो हो रहा होता है और आपको पता नहीं चलता कि रोज़ाना की बुनियादों पर वो कितना बड़ा हो रहा है। इसी तरह ये बीमारी इतने आराम से आपके घर में ग्रो कर रही होती है कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तो आपको चीज़ें सेंस होना शुरू होती हैं, उसके बहुत नीचे जो कुछ हो रहा होता है वो आपको समझ नहीं आता। अगर इन चीज़ों के ऊपर मैं आज ज़्यादा बात करूं कि ऐसा क्या होता है कि बच्चा उसका जो फोकस है वो बहुत शॉर्ट टर्म हो जाता है, यानी वो अभी चीज़ों को ठीक करना चाह रहा होता है, आगे की ज़िंदगी की परवाह उसे नहीं होती। आप उसमें इस किस्म के रवैये देख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि बहुत बाजुकत अहम चीज़ों को वो अवॉइड करने की तरफ जा रहा है। जैसे किसी फियर में है, कोई इम्तिहान है, कोई प्रेजेंटेशन है और वो उसे अवॉइड करने की साइड पे जा रहा है। बाजुकत किसी का अप्रेज़ल ही बड़ा नेगेटिव बन जाता है, यानी उसे आधा खाली गिलास ही नज़र आता है, आधा भरा हुआ गिलास नज़र ही नहीं आता। वो अपनी ऐसी मनफी सोचों में रहता है, उसका मूड मैनेज ही नहीं होता। बाज़-औक़ात वो कंपेयर कर रहा होता है अपने आप को अपने क्लास फेलोज़ से, सोसाइटी में अपने पीयर ग्रुप से, और किसी न किसी महरूमी का शिकार होके वो अपने आप को उसी दायरे में रखता है। तो ये वो तमाम सोचें हैं जो आपको मूड को मैनेज नहीं होने देती। ऑल द टाइम आपको ऐसे लगता है कोई कमी है, आपने अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर करना है। तो फिर जब आप राह फ़रार इख्तियार करते हैं, आप उन चीज़ों को हासिल करने पर प्रैक्टिकल नोट पे काम नहीं करते, तो फिर क्या होता है, उन कॉम्प्लेक्सेस के साथ आपकी ज़िंदगी में ड्रग्स आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉमन फिनोमेना है। दूसरा एक चीज़ जो कि मैं पुराने दौर से अगर आज के दौर में एक चीज़ को मैं सेंस करूं, तो पहले ये होता था कि हमारे घरों में काउंसलिंग हो जाती थी, हमारे पेरेंट्स, हमारे इर्द गिर्द के अफराद ही हमें कोई ना कोई सबक सिखा रहे होते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि आज स्क्रॉल डाउन की जो टाइमिंग्स है उसमें किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो किसी की तरफ नोटिस करे। हर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे काम करे, अपने मूड को बेहतर करने पे काम करे। और ये जो ट्रैक है एडिक्शन का, जिसमें आखिर में आपने बताया कि ना सिर्फ मंशियात बल्कि जाके डिसफंक्शनैलिटी और मौत पे ये कहानी ख़त्म होती है। इससे अगर पीछे देखें तो मंशियात से पहले कुछ ऐसी एडिक्शंस भी हम अडॉप्ट करके बैठते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया की एडिक्शन में है, जैसे हम गेमिंग जोन की एडिक्शन में है, जैसे हम रिलेशनशिप की एडिक्शंस में है। बाज़-औक़ात हम वर्कोलिक हो जाते हैं। बाज़-औक़ात यानी अगर मैं एडिक्शन को डिफ़ाइन करूं तो जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाने की बजाय
किसी एक ही चीज़ पे स्टक हो जाते हैं। अब चाहे वो कोई लव्ड वंस है, कोई रिलेशनशिप है, कोई आपकी जॉब ही है, आपने सब कुछ छोड़ दिया, बस आपके लिए आपकी जॉब ही सब तो फिर आप अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस हो गए तो इसका मतलब है अब चाहे वो आप मजहबी इंतहा पसंदी में चले गए, अब चाहे आपने कोई भी ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर दी जिसके साथ आपको कोई और चीज़ करने की फुर्सत नहीं है या आपका दिल नहीं चाहता, तो इसका मतलब है ये सिचुएशन अलार्मिंग है, क्योंकि फिर आप एडिक्शन के दायरे में आ चुके हैं। बिल्कुल। अगर हम मनशियात की बात कर लें, स्टार्ट हमेशा हम देखते हैं यूजुअली होता क्या, आप गैदरिंग में बैठे हुए हैं, कोई एक सिगरेट आपने पी लिया, आपने वेप ले लिया, तो ये हमारी जहनी सलाहियतों को क्या यहाँ से ही जकड़ना शुरू कर देती है? देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो लोग ड्रग्स करते हैं वो ड्रग्स से शुरू में बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत मज़ेदार एक उनको बज़ मिलता है, और हमारा ब्रेन जो है ना वो ये बज़ कैप्चर करके इसे रिस्टोर कर लेता है, और फिर उसके बाद जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मौका आता है तो आपका ब्रेन आपको खुद सजेस्ट करता है कि वही बज़ लेके आएँ और वही मज़ा फिर से करें। अब जैसे मैं अगर इसकी मिसाल देना चाहूँ तो हमने बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाया हुआ है, और हमने उन सारी चीज़ों के बारे में अपने जहन में कोई ना कोई तासुर बना के रखा है। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम हलवा खाएं, मूंगफली खाएं, हमें सर्दियों के साथ एसोसिएटेड मेमोरी होती है कोई ना कोई चीज़, या हर वेदर के साथ कुछ ना कुछ होता है। इसी तरह जब हमारे ब्रेन ने ये बस चख लिया है ना, तो फिर इसीलिए इसको रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ कहते हैं कि आप जब भी ड्रग को क्विट करने के बारे में सोचते हैं तो आपका ब्रेन कोई ना कोई ट्रैप बना के आपको दोबारा उस जगह ले आता है कि कोई ना कोई वजह ऐसी है जिसमें कि आपने इस्तेमाल करना है। कभी मौसम बहुत अच्छा है, कभी बारिश हो रही है, कभी बादल है, और कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कोई ना कोई वजह हमारा ब्रेन हमें बना के दे ही देता है कि जिसमें हम फिर ड्रग्स को करते रहते हैं। सही। अब वो लोग जो कि मुसलसल मनशियात के आदी होते हैं, उनकी ज़हनी सलाहियत क्या होती है? क्या वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते? उनका माइंड एक ही जगह पे स्टक होकर रह जाता है? देखिए मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि ये एक बीमारी है, तो फिर बीमारी है तो फिर जाहिर है इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर इनके सिम्टम्स को मैं एलैबोरेट करूँ तो ये बायो, साइको, सोशल, स्पिरिचुअल 4 डोमेन्स में किसी इंसान को कोलैप करने की साइड पे जाते हैं। यानी मंशियात का जो इस्तेमाल है, मुसलसल इस्तेमाल है, वो आपकी ना सिर्फ जिस्मानी सेहत को हिंडर करेगा, बल्कि आपकी ज़हनी नफ्सियाती सेहत, यानी आपका मूड, मिजाज, आपका रवैया, वो सब लोग रिमार्केबली डिफरेंट हो जाएगा बाकी लोगों से या आपकी अपनी प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी से। फिर आपकी सोशल हेल्थ से मुराद है कि आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, आपकी अपने घर में नहीं बन रही, आपकी मोहल्ले में नहीं बन रही, आप पीयर ग्रुप में अपने ताल्लुकात को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम डोमेन है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, यानी आपका अपने साथ और अपने कनेक्टर के साथ, अपने क्रिएटर के साथ भी जो राब्ता है वो ख़राब होने की साइड पे जाता है। यानी ऐसे में आप अगर मैं कहूँ तो चारों शाने चित हैं, यानी आप कहीं के भी नहीं रह गए सिर्फ मंशियात के इस्तेमाल से। तो ये एक बड़े संगीन नताइज के साथ ये आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। ये जो रिहेबिलिटेशन वाला मरहला होता है, फिर इसको किस तरह से लेकर चलते हैं? ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है ना? अच्छा, रिहेबिलिटेशन बड़ा बदनाम ज़माना काम है, क्योंकि ज़्यादातर जगह जो काम हो रहा है उसमें ये समझा जाता है कि ये कोई अखलाकी बुराई है या ये मज़हब से दूरी का नाम है। हालांकि मैंने अपने बहुत वास्ट तजर्बे में ये चीज़ देखी है कि ना तो ये कोई मज़हब से दूरी है, ना ये कोई अखलाकी बुराई, बल्कि ये बड़े अच्छे इंसान होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बाज़-औक़ात सेंसिटिव होते हैं, और ये अगर इस बीमारी का शिकार होते हैं तो ये बीमारी बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी को भी कैंसर हो सकता है, किसी को भी हार्ट की डिज़ीज़ हो सकती है, और वो कुछ सिम्टम के साथ प्रेजेंट होता है और आप ट्रीटमेंट में उनके सिम्टम्स को क्योर करते हैं। इसी तरह ड्रग एडिक्शन भी बिल्कुल ऐसा मैटर है, क्योंकि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि जब उसका हमने ड्रग रोका है, उसे नशा देना बंद किया है और उसकी ट्रू पर्सनालिटी हमारे सामने आई है, तो अब उस शख्सियत में ऐसे कौन से फ्लॉज थे, ऐसी कौन सी चीज़ें थीं, कहीं वो फ़रार तो नहीं हासिल कर रहा था, कहीं वो कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तो नहीं था, कहीं वो किसी मूड डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं था। ऐसी चीज़ों को असेस करने के बाद उसका
ठीक ट्रीटमेंट बनता है कि आप उसकी उन कमियों को दूर करने पे काम करते हैं जिनकी वजह से उसने ये ट्रैक चूज़ किया है। तो रिहैबिलिटेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो उसका डायग्नोसिस ठीक बनने पे काम होना चाहिए, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसके न्यूरल पाथवेज डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी ड्रग के अगेंस्ट जो लाइफस्टाइल है, जो एक बैलेंस लिविंग है, उसके ऊपर ना सिर्फ उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है बल्कि ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है कि एंटीडॉट की हैबिट्स बिल्ड की जाती हैं। ये काम कोई रिहैबिलिटेशन में किया जाता है तो हम किसी पर्सन को रिक्लेम कर सकते हैं कि वो वापस आके अपनी ज़िंदगी में अपने जायज़ मकाम को दोबारा से हासिल करता है, जो काम वो करना जानता है वो काम वो बेहतरीन अंदाज में करता है, यानी वो फंक्शनल ज़िंदगी पे वापस आता है। सही। तो और ये एज के किसी भी हिस्से में ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। इसमें जस्ट अ नंबर, एज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे दुनिया की किसी भी बीमारी में देखें, अगर मैं बीमारी का लफ्ज़ कह रही हूँ तो बीमारियों का एंटीडोट सिर्फ इलाज हुआ करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये आप बर वक्त इलाज कराएंगे तो इससे छुटकारा भी हासिल कर सकेंगे। बाकी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूर अपने बच्चों को टाइम दें और उन पर नज़र भी रखें, इस मरहले तक आने ही ना दें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं, तो हमारी असाइनमेंट एडिटर सिटी 42 की सादिया खान जिनके आज बर्थडे है जी। सादिया को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नई ख्वाहिशात आपके लिए। हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। अफनान अहमद की सालगिरह है, अर्शमान गौरी, मोहम्मद काइम बिन हमजा लोहदी, गुलाम अब्बास की सालगिरह है। इसके बाद जी शाहजेब चुगताई की सालगिरह है, हारिस मलिक। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह अगर कल है तो आप भी पिक्चर्स और अपना नाम भिजवा दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हमें बताएंगे आज के भाव क्या है। हमारी रिपोर्टर समरा इस वक्त बाहर मौजूद है। ओवर टू यू। सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फ़र्क बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों पर सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। आज के भाव ताव के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू का सरकारी रेट 50 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये किलो में फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से प्याज का सरकारी रेट 75 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजार में 80 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी रेट 45 रुपये मुकर्रर है, लेकिन उसकी फ़रोख्त भी 60 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से लहसुन का सरकारी रेट
निर्ख 580 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फ़रोख्त 650 रुपये तक में हो रही है। अदरक का आज का सरकारी निर्ख 345 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फ़रोख्त भी 450 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से अगर आपको दीगर सब्जियों के रेट्स भी बताते चले तो भिंडी का आज का सरकारी निर्ख 133 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसकी फ़रोख्त 250 रुपये तक में हो रही है। सब्ज़ मिर्च का सरकारी निर्ख 110 रुपये मुकर्रर है, लेकिन उसकी फ़रोख्त भी 150 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से लीमू का आज का सरकारी निर्ख 105 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और 200 रुपये किलो तक में फ़रोख्त कर रहे हैं। शिमला मिर्च का सरकारी निर्ख 65 रुपये मुकर्रर है, लेकिन उसकी फ़रोख्त भी 120 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से मटर का आज का सरकारी निर्ख 47 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फ़रोख्त 70 रुपये तक में हो रही है। और मेथी का आज का सरकारी निर्ख 42 रुपये मुकर्रर है और उसकी फ़रोख्त भी 50 रुपये तक में जारी है। इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही है, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और महंगे दामों में सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है और महंगे दामों ही वो सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। और उनकी जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और ना ही जो है वो अमल दरामद करवाने में कामयाब हो पा रही है, जिसकी वजह से दुकानदारों को खुली छूट मिली हुई है और शहरी जो है वो महंगे दामों ही सब्जियां खरीद रहे हैं। तो ऐसे में शहरियों की इंतज़ामिया से ये अपील है कि सरकारी निर्खनामे में जो कीमतें। थैंक यू सो मच समरा, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई जी। सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं समरा बता रही थी। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।